और जैसे कि आज जो हमारा टॉपिक है डायबिटिक। तो इसके लिए आपको आज रूबरू कराते हैं डॉक्टर सुजीत मनोहर, जो काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और 2 मिनट में हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सर। मनोहर सर पहले भी हमारे साथ एक बार आ चुके हैं। यस सर। निमित। यस सर। यस सर, डॉक्टर आ हेलो। गई। आप स्टार्ट जी करें। जी। क्या मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर, आपकी वॉइस आ रही है सर। आप कौन हुए डॉक्टर? आपका गुड नेम? सर मैं डॉक्टर निमित क्लिनिकल फार्मासिस्ट बात कर रहा हूँ जियो टीम से सर। ओके ओके, अभी आप ही से बात हो रही थी। यस सर, यस सर। तो नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स, मैं निमित जियो टीम की ओर से आप सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज हमारे साथ डॉक्टर सुजीत मनोहर सर जुड़े हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और एक बार पहले भी वेबिनार हुआ है डॉक्टर साहब के साथ। तो आज फिर दोबारा से नई टॉपिक के साथ डॉक्टर साहब को आपके साथ रूबरू कराते हैं। तो सर आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्योंकि न्यू क्लिनिक्स भी हमारे ओपन हुए, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हैं सर। ओके, गुड मॉर्निंग। क्या सभी को मेरी आवाज क्लियर समझ में आ रही है? मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी अपना अपना ये ऑफ कर लें कि मुझे इंटरप्शन नहीं हो। बाद में जब मैं टॉपिक्स खत्म कर दूंगा तो आप सभी को मैं समय दूंगा कि आप अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकेंगे। ठीक है? ओके क्या है कि सर। अगर बीच में क्वेश्चन होने लगेगा तो हम लोग टॉपिक से हट जाएंगे और मतलब आदमी को मतलब ये हो जाएगा, एकवर्ड हो जाएगा सिचुएशन, जिसको फिर कंट्रोल में थोड़ा सा आदमी को उतना गेन नहीं हो पाएगा। तो आज मुझे जियो मित्र की तरफ से डॉक्टर साहब ने डायबिटीज के बारे में आप लोगों को कुछ बताने के लिए कहा गया है। तो डायबिटीज हिंदी में मधुमेह, ये कोई नई समस्या नहीं है। जब से मतलब माना जा रहा है कि ये रोग बहुत पुराना है। पहले डायबिटीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, इंसुलिन की खोज हुई थी। उसके बाद डायबिटीज के ट्रीटमेंट का तरीका बदल गया, नहीं तो पहले डायबिटीज लगभग जानलेवा हो जाता था। खैर, आज की परिस्थिति में हम लोग बात इंडिया की करें। इंडिया में हर 8वां एडल्ट, यानी कि लगभग 15% पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन डायबिटीज से पीड़ित है। ये इसका कारण एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है, लेकिन माना जाता है बढ़ता हुआ स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल, इनएक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी से दूरी बनाना, ओबेसिटी, स्ट्रेस, गलत खान पान, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, सब इसका मिला जुला के कारण है। और प्रैक्टिकली हम लोग एक डायबिटिक विस्फोट की स्थिति में पहुंच चुके हैं। और डायबिटीज है क्या? डायबिटीज, कल्पना कीजिए कि आप एक गाड़ी को चला रहे हैं। गाड़ी जो है उसमें फ्यूल है, गाड़ी अच्छे से चल रही है, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि इंजन जो है वो फ्यूज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। फ्यूल है और आप उस पर टैंक में जा करके फ्यूल भरवाते जा रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहा है और वो इंजन में पेट्रोल जा रहा है और उसका पेट्रोल जो है वो जल नहीं रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो नेचुरली कार जो है फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो यही चीज डायबिटीज है। डायबिटीज में आप कुछ भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, बॉडी में शुगर आता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आ रहा है लेकिन उसको आप यूटिलाइज बॉडी नहीं कर पा रही है, तो बॉडी में ग्लूकोज का स्तर बढ़ते चला जाता है। अब यूटिलाइज कैसे नहीं कर पाती है? बॉडी में लीवर के पास एक हिस्सा होता है पैनक्रियास।
हिंदी तो हम नहीं जानते हैं कि पैनक्रियास का, पैनक्रियास सब लोग समझ ही गए होंगे। तो यस सर, उसमें यकृत। यकृत तो शायद लीवर को बोलते हैं, नहीं मेरी यस सर। यकृत मुझे नहीं पता पैनक्रियास की हिंदी, लेकिन हमको लगता है कि आई एम वेरी क्लियर कि पैनक्रियास में क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसमें एक बीटा सेल होता है जो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, एक अल्फा सेल होता है जो ग्लाइकोजन का सिक्रेशन करता है, और एक डेल्टा सेल। उतना डीप नहीं जाइए, हम लोग इंसुलिन पे ही जाएंगे। तो इंसुलिन जो है सिक्रेट होता है जनरली इंडिया के एडल्ट्स के, ओबेज एडल्ट्स को। कुछ फैमिली इसमें हिस्ट्री भी डिपेंड करती है। बॉडी पैनक्रियास का बीटा सेल्स जो है माल फंक्शन करने लगता है, मतलब उतने अच्छे से काम नहीं करता है, और इंसुलिन जो है वो रिलीज नहीं होता है। वो एक टाइप का डायबिटीज हो गया। बाद में होता यह है कि कंटिन्यूअस क्रॉनिक रूप से शुगर बढ़ जाता है। तो कुछ समय के बाद होता है कि इंसुलिन रिलीज होने के बाद भी सेल जो होता है उसमें ग्लूकोज तो इंटर कर जाता है, इंसुलिन इंटर नहीं कर पाता है। ये एक और टाइप का हुआ। और एक ये अधिकतर बच्चों में होता है। ये जो डायबिटीज मैंने बताया, ये टाइप 2 डायबिटीज है, जो कि इंडिया का मोस्ट कॉमन है। मैंने टाइप 2 इसीलिए बताया क्योंकि ये इंडिया का मोस्ट कॉमन डायबिटीज है। एक टाइप 1 डायबिटीज होता है, उसमें जो होता है कि पेशेंट के बीटा सेल्स काम ही नहीं करते हैं और इंसुलिन का सिक्रेशन ही नहीं हो पाता है। ये खास करके बहुत छोटे बच्चों में होता है। यहाँ तक कि मैंने जो अब सबसे कम उम्र के 2 साल के एक बच्चे में डायबिटीज डायग्नोस्ट किया था। 14-15 साल 16 साल के भी बच्चों को होता है डायबिटीज। तो इस डॉक्टर साहब, आपका कैमरा नहीं ऑन हो रहा है सर। कैसे कैमरा ऑन करते, मैं ये जानकारी भी नहीं है। स्क्रीन पे सामने ही एक बटन होगा, सामने ही बटन है सर, एक माइक के बराबर में। स्क्रीन पे आ क्लिक गया। करेंगे। हाँ हाँ, आ गया डॉक्टर साहब। तो ये क्या कहा जाता है, ये टाइप बच्चे का 1 डायग्नोस किया था डायबिटीज। आपने, बताया था सर, आप 2 साल के बच्चों का डायग्नोस किया था। हाँ, मैंने जो सबसे कम उम्र में मैंने डायग्नोस्ट किया है। तो उसमें इंसुलिन के सिवाय उसमें कोई और उपाय नहीं है। उसमें एंटी डायबिटिक ड्रग जैसे मेटफॉर्मिन, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन या ग्लाइकोमेट, ये सब कोई नहीं करेगा। जिस इस सब दवाई के नाम पे जब इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा हो, कम बेसी हो रहा हो, यहाँ जिस पेशेंट में बेटा सेल्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, उसमें ओरल ड्रग्स काम ही नहीं करेगा। उसमें इकलौता मेडिसिन जो होता है वो इंसुलिन ही होता है। खैर, उसके बारे में आप लोगों को उतना डीप में नहीं जाऊंगा। टाइप 2 डायबिटीज जो इंडिया में मोस्ट कॉमन है उसमें अब ये कहा जाता है कि हम तो मेहनत करते हैं, हमको डायबिटीज नहीं हो सकता है। ये धारणा आधे सच है, अधूरा सच है। ये सही है कि फिजिकल एक्टिविटी करने से, लाइफ स्टाइल ठीक करने से डायबिटीज जो है वो कुछ मामले में कंट्रोल होता है, रिवर्स तो नहीं होता है। या जो फिजिकल वर्क अच्छा करेंगे, खाना पीना खाएंगे, उनमें डिले हो जाता है। तो ये धारणा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायबिटीज हो ही नहीं सकता है। किसान, मजदूर, एथलीट, एक पाकिस्तान के क्रिकेट बॉलर थे, जहां तक की जानकारी है, वसीम अकरम, उनको भी डायबिटीज। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं होता है, होता है। अब ये है कि हमें करना क्या है। हमें करना ये है कि पहले तो मान लेना है कि इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ डायबिटीज डिजीज। तो हमें हर वो पेशेंट जो ओबेज है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, जो क्रॉनिक दर्द के साथ आता है, जो मोटापे से ग्रसित है, ऐसे भी जिसका एज 40+ है, 35 ही मान लीजिए, 40 पे मत जाइए, उसकी मॉनिटरिंग हम लोगों को कभी भी, उस व्यक्ति को भी एक बार अपनी मॉनिटरिंग कराते रहनी चाहिए हर 6 महीने पे। अब इसमें है कि कौन सा जांच कराना चाहिए। अधिकांश लोगों को पता है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर जो जांच होती है वो एक स्यूडो टेस्ट है। ब्लड शुगर, अभी मैं एक चीज आप लोग को और बता दूं, मैं खुद डायबिटिक हूँ पिछले 7 साल से। खैर, ब्लड शुगर का टेस्ट जो है वो एक वेग रिपोर्ट देता है, एक सिंपल है। इसमें ब्लड शुगर रैंडम से ज्यादा इफेक्टिव जांच होती है ब्लड शुगर जो फास्टिंग होती है वो। उसके बाद एक और आप जांच समझ लीजिए, HbA1c। HbA1c क्या है?
ये आपके 3 महीने के ब्लड शुगर का आपको एक आइडिया देता है। इसमें एक दिन जैसे अभी किसी पेशेंट को अभी मुझे 4 रसगुल्ले खिला दिए जाएं और आधे घंटे के बाद ब्लड शुगर नापा जाए, नेचुरली है कि मेरा ब्लड शुगर हाई आएगा। या अभी मुझे एंटी डायबिटिक इंसुलिन या ड्रग्स दे दी जाए और फिर मेरे को ब्लड शुगर नापा जाए तो नेचुरली मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल आएगा। तो वो एक आपको स्यूडो सेटिस्फैक्शन होगा कि नहीं, मैं मेरा ब्लड शुगर जो है बहुत नॉर्मल है। 3 महीने के वो जो HbA1c की जांच है उसमें 1 घंटे या 4 घंटे या एक दिन के ब्लड शुगर बढ़े रहने से या घटे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग को वो करना है। तो हम लोगों को 40 साल से ऊपर के हर पेशेंट को सलाह साल में एक बार HbA1c कराने की देनी है। 40 साल से ऊपर के पेशेंट को अपना लाइफ स्टाइल ठीक करने की सलाह देनी है, स्ट्रेस से बचने की सलाह देनी है, फिजिकल एक्टिविटीज की सलाह देनी है, टाइम टू टाइम फूड खाने की सलाह देनी है और मॉनिटरिंग करने की। अब अगर किसी को ब्लड शुगर हाई निकलता है तो हम लोग क्या करें? पहला तो है कि अभी भी हमको वेट करना है उसकी। अगर किसी भी पेशेंट का ब्लड शुगर का मैं बता दूं, ये 126 जो है फास्टिंग और 160 पीपी, ये ब्लड शुगर का नॉर्मल रेशियो है। इससे अगर ऊपर आता है तो अब हमें क्या क्या, डायबिटिक जो है वो बहुत ज्यादा वनरस होता है आइस के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए और पैर के लिए। डायबिटिक पेशेंट को अब क्या क्या ध्यान देना है? कोई भी डायबिटिक पेशेंट को साल में एक बार बिना कोई एक्सेप्शन के, बिना कोई प्रॉब्लम के भी आंख की जांच अवश्य करानी है। वो काम जैसे मैं एक जनरल में पेशेंट हूँ, मेडिसिन सॉरी मैं डॉक्टर हूँ मेडिसिन का, तो ये मैं सलाह दे सकता हूँ कि आंख चेक करवाइए। मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा आंख के चेक के लिए। दूसरा, उसको अपना किडनी फंक्शन टेस्ट। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल पूरा ये टेस्ट कराना है। चौथा, उसको अपने पैर के स्थिति के बारे में भी देखना है। डायबिटिक फुट मैनेजमेंट इज ए सेपरेट कोर्स। डायबिटीज के फुट का देखभाल करना, इसके लिए एक अलग कोर्स ही आता है। ये एक अपने आप में इतना वास्ट कोर्स है। लेकिन मोटा मोटी क्या करना है? मोटा मोटी जैसे ये पैर अगर सब कुछ कीजिए तो बीच के चमड़े को भी आदमी को, बुक्स में तो लिखा हुआ है पर डे, पर कम से कम 7 दिन में एक बार बीच के चमड़ों के ऊपर ध्यान देना है। बाहर निकलना है तो एक स्ट्रॉन्ग जूता पहन के निकलना है। घर में एक मजबूत चप्पल रहना है या सैंडल पहनना है। खाली पैर नहीं चलना है। जाड़े के दिनों में आग नहीं सेकना है, क्योंकि इसमें जब नर्व्स डैमेज होने लगते हैं तो आदमी को फीलिंग्स खत्म हो जाती है। जैसे कि उसको गर्म लगेगा ना, तो गर्म उसको महसूस नहीं होगा और उसके चमड़े या इस पर हो सकता है कि वो फोला पड़ जाए, जल जाए। आग नहीं सेकनी है। नाखून अगर काटना है तो थोड़ा बचा के काटना है। पैर को सप्ताह में एक दिन ग्लिसरीन मिला हुआ पानी, शैम्पू गुनगुना पानी में डाल के आधा घंटा डुबाइए और उसके बाद सूखिए। कभी भी पैर भींगा, जैसे बरसात का मौसम है तो पैर भीगना नहीं चाहिए। पैर भीगे तो तुरंत मोजा खोलिए, जूता खोलिए और पैर को सुखाइए। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट का शुरू में, अच्छा डायबिटिक के बारे में लोग के मन में पता नहीं क्या फीलिंग है। 90% पेशेंट्स, 90% नॉन पेशेंट भारत के, पता नहीं, मैं लोगों से मिलता हूँ, गुड़ खाने से डायबिटीज नहीं बढ़ता है। ये पूरी तरह से फेक है। गन्ना का रस ही डायबिटीज पेशेंट के लिए नुकसानदायक है, जहर है। तो गुड़ तो जहर होगा ही। लोग बोलते हैं नहीं चीनी खाने से बढ़ता है, गुड़ खाने से नहीं बढ़ता है। दूसरा, जो भी पेशेंट अगर डायबिटिक हो जाए उसको ये बताना है कि अब ये आपको लाइफ स्टाइल डिजीज है, ठीक नहीं होगा, हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, डायबिटिक पेशेंट को हम लोगों को यही सलाह देनी है कि आप अपने मन से दवाई का डोज को टाइट्रेट नहीं करेंगे। चौथा, खास करके लेडीज मेंबर्स को ये बोलना है कि आप व्रत उपवास नहीं करेंगे। हम लोगों को ये समझना है कि हर पेशेंट जो है एक अपने आप में इंडिविजुअल है। उसकी दवाइयाँ जो हैं, उसके वजन, उसके शुगर की स्थिति, उसकी उम्र, उसका मेल फीमेल कोई और डिजीज जैसे हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, उसका जेनेटिकल स्थिति, उसका लाइफ स्टाइल, उसका प्रोफेशन, उसके आधार पर डिसाइड की जाती हैं। कोई इसका हार्ड एंड फास्ट मलेरिया नहीं है कि हम जो भी पेशेंट मलेरिया डायग्नोस्ड हुआ
तो हम उसको मैच इंजेक्शन लिख दिए और वो ठीक हो गया, या टाइफाइड निकला तो जोन मार दिए, सुबह शाम 5 दिन 7 दिन पैरासीटामोल दे दिए, पेशेंट ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता है। हर पेशेंट का एक अलग गाइडलाइन बनेगा, हर पेशेंट को इंडिविजुअली ट्रीट करना पड़ता है कि कौन दवाइयाँ चल रही हैं, कौन दवाइयाँ नहीं चल रही हैं। डायबिटीज के बारे में जागरूकता क्यों नहीं है? डायबिटीज इज ए साइलेंट किलर। पहला स्टेज में आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, आपके नर्व्स डैमेज करते रहेंगे, आपको हल्का फुल्का पैर में टिंगलिंग होगी, हल्की फुल्की, उस साधारण कमजोरी में भी होती है। किसी दिन आँख किसी का लाल हो गया तो थोड़ी ना सोचेगा कि हमको, मेरी विजन जो है खत्म हो रही है। फिर है कि हल्का पैर में स्वेलिंग आ गई, या रात में 2 बार पेशाब बाथरूम में आदमी जाने लगा, पेशाब में हल्का झाग उत्पन्न हुआ, आदमी ध्यान ही नहीं देता है। आदमी इतना जागरूक नहीं है कि वो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के साथ ये है। भारत में वैसे भी हेल्थ को सबसे लो प्रायोरिटी दी जाती है। मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं जो गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, और बीपी की दवा उनको अगर बढ़ी हुई मिलती है, मैं लिखता हूँ तो पूछते हैं, सर इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं ना हो जाएगा? तो अब इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं रहता है कि भाई बीपी है तो खाना ही है। तो पेशेंट को पहले तो हम लोगों को काउंसलिंग करनी होगी। दूसरा, लेडीज लोगों को या मेल लोगों को बोलना होगा, इसमें शुगर डाउन होना भी अपने आप में बहुत खतरनाक होता है। शुगर हाई होना तो खतरनाक है ही, लेकिन शुगर डाउन होना, ये अपने आप में एकदम फैटल भी हो सकता है। पेशेंट खड़े खड़े कोलैप्स कर सकता है। जैसे कोई आप इंजन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हो, और अचानक पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? आजकल के तो टंकी में सेंसर लगा रहता है, वो बताता है कि पेट्रोल कितना है कितना नहीं है। लेकिन अगर आपको सेंसर नहीं लगा रहे तो गाड़ी तो चलते रहेगी स्मूथली, और जैसे ही पेट्रोल खत्म होगा, गाड़ी कहीं पर भी हो, हाईवे पे भी हो, कहीं भी गाड़ी रुक जाएगी। उसी ढंग से ह्यूमन बॉडी के साथ भी हो सकता है। आपको फ्यूल ही नहीं मिलेगा, ग्लूकोज, तो शुगर डाउन होना भी अपने आप में बहुत खतरनाक है। डायबिटीज कोई एक डिजीज नहीं है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जिसको कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो ये आपका पूरा बॉडी को खोखला कर देगा। तीसरा है कि इसमें किसी भी स्थिति में आपको मेडिसिन नहीं मिस करना है। लोग को एक ये भी धारणा है, मैंने गुड़ वाला बताया। तीसरा धारणा है कि घर में आज जलेबी आया था, मैं 4 पीस जलेबी खा लिया और 1.5 गोली डायोनिल का खा लिया, या 1.5 गोली मेटफॉर्मिन खा ली, कुछ नहीं, कंट्रोल हो गया। ये पूरी तरह से, मतलब ये, अगर आप लोग इसको समझेंगे तो ये पूरी तरह से, मैंने, इट्स ए जोक, मेडिकल जोक, कि हम 1.5 गोली खा लिए या 2 गोली खा लिए डायबिटीज की, जितनी अपने शेड्यूल मेरा डोज था, और हम 4 रसगुल्ला खा लिए। कंप्लीटली जोक। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पेशेंट्स को बोलिए कि आप चावल खाना है तो खाएं, अगर शुगर कंट्रोल रहता है, सप्ताह में एक दिन गरम चावल 1 कटोरी खा लें। डाइट चार्ट बनाने का प्रयास करें, बॉडी वेट के हिसाब से उसका कितना ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है। साथ में उनकी काउंसलिंग करें कि ये जो है लाइफ स्टाइल मेटाबॉलिक डिजीज है जो ठीक नहीं होगा। ये एक ढंग का आग से तुलना की जा सकती है कि आग कंट्रोल में रहता है तो उसको सब कुछ कर सकता है, जैसे ही कंट्रोल से बाहर होगा तो आपका घर जला देगा। तो उसी ढंग से ये घर यहाँ आपका शरीर है, अगर डायबिटीज कंट्रोल से बाहर आ जाएगा तो का ये पूरा बॉडी डिस्ट्रॉय कर देगा। आँख के लिए कुछ लोग बोलते हैं, 60 से ऊपर के लोग, अरे क्या होगा, मर जाएंगे ना। मर जाना सबसे आसान काम है। आप किडनी फेल हो जाएगा, आपकी आंख खत्म हो जाएगी, आपका पैर खत्म हो जाएगा। डायबिटिक पेशेंट का अगर हल्का सा पैर में घाव हो जाए और कंट्रोल नहीं हो तो यहाँ तक कि ये स्थिति आ जाती है कि एम्पुटेशन, पैर को काटना पड़ सकता है जान बचाने के लिए। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि उसमें रेटिना में डायबिटीज असर करने लगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। वो प्रोग्रेसिव डिजीज है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, पेशेंट अंधा हो के रहेगा। प्रोग्रेस को हम लोग धीरे कर सकते हैं किसी चीज को। डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर शुरू हो गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो न्यूरोपैथी बढ़ते जाएगी, टिंगलिंग बढ़ते जाएगा, पेन बढ़ते जाएगा, सेंसेशन लॉस होते जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसको स्लो हम लोग कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं।
किडनी फंक्शन टेस्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर गिरने लगेगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। कुछ दिन के बाद पेशेंट क्रॉनिक रेनल फेलियर में चला जाएगा, या तो उसको रेनल ट्रांसप्लांट कराना होगा, जो हर आदमी के बस के बाहर की बात है, या उसको डायलिसिस कराना होगा, या वो ऊपर जाएगा। तो हम लोगों को ये इस पे जागरूकता सबसे बड़ी है, काउंसलिंग करना है। किसी भी आपके पास 40 साल के आदमी आते हैं, अगर उनको क्रॉनिक पेन है, कोई दर्द ठीक नहीं हो रहा है, फैटिक मलाइज लग रहा है, उनको तबीयत लगता है, वो महसूस करते हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, थकावट है, अनयूजुअल वेट लॉस हो रहा है, विजन गिर रहा है, या वो शिकायत करते हैं कि सर हम पेशाब चाहते हैं, पेशाब कपड़े में हो जाता है, या पेशाब जो है हम करके आते हैं आधे घंटे के बाद फिर पेशाब लगने लगता है, या हाथ पैर में सूजन हो रही है, तो उसकी डायबिटिक प्रोफाइल, सिर्फ ब्लड शुगर नहीं, मैंने पिछली बार भी लेक्चर में शुरू में बताया था, सिर्फ ब्लड शुगर ही नहीं, HbA1c, कोलेस्ट्रॉल, दोनों का टेस्ट जरूर कराएंगे, पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे, पेशेंट के बारे में ये पहले उसका हेरिडिटी चेक करेंगे, जेनेटिकल, कि मदर फादर या फर्स्ट ग्रेड कजन, अपने भाई बहन या चचेरे भाई, मौसेरे भाई, मौसी, चाचा चाची नहीं, हिंदू फैमिली में अब अगर मैंने जिससे ब्लड रिलेशन है, मुस्लिम फैमिली में अगर वो मैंने उनका तो खैर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि कजन मैरिज भी हैं हम लोग, मेरा वो ये नहीं है, मतलब जो अगर ब्लड रिलेशन है, फर्स्ट कजन भी हैं, तो उनका हमें पूछना है कि डायबिटीज या हाइपर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट वो नहीं तो रह चुके हैं। अगर एक बार डायबिटीज डायग्नोस्ड हो जाती है तो उनका बताना है कि क्या क्या दवाइयाँ खाई जाती हैं, उन्हें ये बताना है कि किस ढंग से आप अपना मॉर्निंग वॉक करेंगे, पैर की देखभाल करेंगे, किस ढंग से आप आई स्पेशलिस्ट से मिलेंगे, आप अपना किडनी पैर का चेक करते रहेंगे, सूजन के बारे में चेक करते रहेंगे, थकावट अगर अनयूजुअल होगी तो आप डॉक्टर के पास, और कुछ भी नहीं होगा तो भी 6 महीने में एक बार आप डॉक्टर के पास आकर के फुल बॉडी इसके साथ जीना सिखलाना होता है, इससे भागने का और कोई उपाय नहीं है। और मैं क्या बोलूँ, मेडिसिन के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो बोलिए, तो मैं मेडिसिन टाइप्स और उसके डोजेज और पहली क्लासिफिकेशन की कैसे यूज करती है वो बताऊं, या नहीं नहीं सर, आपने बहुत अच्छा समझाया है सर। और या बीमारी मैं के बारे में ही यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को समझना था, एचपीस को। और सर ये गेस्टेशनल जो डायबिटीज होती है प्रेगनेंसी में, तो इसके बारे में सर बताएंगे कि इसके कारण कि जो कि बच्चा पैदा होता है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, मतलब बच्चे को फर्स्ट तो नुकसान होगा सर? बिल्कुल होगा, गेस्टेशनल डायबिटीज अगर अनकंट्रोल रहता है तो पहले तो होता है कि उसमें आपका सबसे मोस्ट कॉमन है लार्ज फीटस, जो बच्चा है उसका वजन बढ़ जाता है, उसके चलते बच्चा का वजन अगर बढ़ जाएगा तो पहला तो प्रॉब्लम ये होगा कि नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी, जैसे सिजेरियन सिजेरियन करना पड़ेगा सर? CS करना पड़ेगा, या मतलब एबॉर्शन हो सकता है, जैसे सर आप पानी पी लीजिए सर, थोड़ा पानी ले लीजिए आप। सॉरी सॉरी, उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि मतलब इनलार्ज एम्ब्रियो हो सकता है, उसका बॉडी वेट जो है 4 किलो से ऊपर जा सकता है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होता है। उसके बाद बेबी डिलीवर्ड विथ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, जैसे कि उसमें ट्राइकस्पिड वाल्व का जो है फॉर्मेशन है वो ढंग से नहीं हो सकता है, तो वो कॉन्जेनाइटल हार्ट कॉम्प्लिकेशंस के साथ पैदा होगा। उसके बाद गैस्ट्रेशनल डायबिटीज में देखा गया है कि उन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज, जिसके बारे में मैं पहले चर्चा कर रहा था, कि उसको इंसुलिन के सिवाय कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, ये होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत ऑकवर्ड स्थिति है,
जैसे बच्चों को सुई से डर लगता है, अब बच्चा जो है वो उसको धीरे धीरे समझ में 2 साल के बाद आने लगता है कि जब भी हम खाना मांगेंगे हमको ब्लड शुगर चेक किया जाएगा, खाना खिलाया जाएगा, उसके बाद हमको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाएगा। तो ये वो बच्चा सुई से डरता है नेचुरली, हर बच्चे, हम भी बचपन में डरे हैं, आज भी डर लगता है सुई से लोगों को बड़ा होने के बाद भी। तो ये बच्चे जो है मतलब वो टेंस हो जाते हैं और वो खाना ही नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बन जाता है कि जैसे ही हम खाना मांगेंगे हमको इंजेक्शन लगाया जाएगा, और उसके चलते माल न्यूट्रिशन होता है। ये टाइप 1 डायबिटीज मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है कि इसका कोई मेडिसिन नहीं है। गेस्टेशनल डायबिटीज से बचने के लिए फर्स्ट तो प्रेगनेंसी, अगर प्लान्ड प्रेगनेंसी है तो पहले तो अगर आपके फैमिली में मेल या फीमेल किसी को भी डायबिटीज है तो अपने डॉक्टर से ये कीजिए। प्लान्ड, अगर प्लान्ड ये प्रेगनेंसी है, 5 मिनट रुक जाइए ना। प्लान्ड अगर प्रेगनेंसी है तो पूरा आप थायराइड, ये देखा गया है कि हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट जो होती हैं उनमें भी गैस्ट्रेशनल डायबिटीज होने का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों बीमारियां इंडोक्राइनल है। थायराइड पूरी तरह से कंट्रोल रहना चाहिए फीमेल का। और अगर नॉर्मली हम लोग ऐसे मानते हैं कि 5 तक टीएसएच नॉर्मल होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में 3 से अगर ऊपर टीएसएच हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो हाइपोथायराइडिज्म का केस बन सकता है। तो थायराइड को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा हमें मतलब ये एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि चीनी खाने से डायबिटीज नहीं होती है। कि लोग कोई बोलता है कि ज्यादा मीठा मत खाओ डायबिटीज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा बॉडी इतना इंसुलिन नॉर्मली प्रोड्यूस करता है कि अगर मैं 2 किलो चीनी भी खा लूं, अगर मैं स्वस्थ हूं तो, और लगातार 5 साल तक खाऊं, तो भी मेरा बॉडी जो है इतना इंसुलिन नॉर्मली प्रोड्यूस कर सकता है कि वो सारा शुगर को न्यूट्रलाइज कर दे, सिंथेसिस कर दे। चीनी खाने से डायबिटीज नहीं होता है, डायबिटीज होने के बाद चीनी बैन हो जाता है। वैज्ञानिक लोग इसमें लगे हुए हैं कि एक ऐसा केमिकल बन रहा है जो चीनी से 10,000 गुना ज्यादा मीठा है, और वो शुगर बॉडी का नहीं बढ़ने लगता है। ये एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है, हमको लगता है 5 साल के अंदर ये मार्केट में आ जाएगा, लेकिन खैर तब तक तो हम लोगों को ये करना है। मैं खुद डायबिटिक हूँ तो मैं बता दूं, मुझे भी बुरा लगता है जब घर में कोई मिठाई आती है, लेकिन आपके चलते आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं, हाँ, प्रेगनेंसी की हम लोग सॉरी बात कर रहे थे। प्रेगनेंसी में उचित खान पान, बॉडी वेट कंट्रोल, फ्रूट्स, विटामिन बी डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए, ये भी एक डायबिटीज का बहुत बड़ा बुरा कारण है। वैसे भी बहुत फिक्स कारण नहीं है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज का। देखा गया कि जिसको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज होता है तो फिर डिलीवरी के बाद वो महिलाओं में गैस्ट्रेशनल डायबिटीज 50% से ज्यादा महिलाओं में ठीक भी हो जाता है। लेकिन एडजेक्ट अभी तक ये नहीं पता है कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज माना जाता है कि जो ये इन विट्रो फीटस बढ़ता है तो पैनक्रियास पे प्रेशर देता है, जिसके चलते विटामिन बीटा सेल जो है वो ढंग से वर्क नहीं कर पाता है। तो जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो वो प्रेशर पड़ना बंद हो जाता है, और कुछ केसेस में गैस्ट्रेशनल डायबिटीज बाद में महिलाओं को डायबिटीज जो है नहीं होती है, लेकिन 50%, 60%, कुछ 20-30% उसके बाद लाइफ टाइम के लिए डायबिटीज से ग्रसित हो जाती है। तो इसका बचने का वही है, रेगुलर खान पान। प्लांट अगर डायबिटीज है तो, प्लांट अगर प्रेगनेंसी है तो अपने डॉक्टर से मिलके पहले जरूरी जांच करवा लेना। हम किसी ढंग से HbA1c में हमारा ज्यादा तो नहीं आ रहा है, ब्लड शुगर नहीं है, सब चीज ठीक है। प्लांट में अगर अनप्लान्ड है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। प्लांट डिलीवरी में गेस्ट हम रेगुलर मॉनिटरिंग करके हम कुछ दिन समय के लिए कुछ परसेंटेज गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के रेशियो को कम कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और सर कि जैसे कि आपने ये बताया कि प्रेगनेंसी वाला बता दिया आपने गेस्टेशनल, और सर कि ऐसा भी होता है कि घर में मदर को जो है डायबिटीज नहीं है,
ठीक है, और बच्चे को डायबिटीज है, तो सर ऐसा हो सकता है कि जैसे कि हाई डेंसिटी जो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती है, बच्चा लगातार उसका सेवन कर रहा है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल चॉकलेट, तो अगर कोई बच्चा चॉकलेट ज्यादा मात्रा में ले रहा है और वो और भी चीजें इसके अलावा इनटेक कर रहा है, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, डोसा, चाउमीन, ठीक है, तो इन जो ये लाइफ स्टाइल है सर, इससे हो सकता है उस बच्चे को आगे डायबिटीज हो। बिल्कुल। मैंने क्योंकि सर ये चॉकलेट जो है ये हेलो। काफी जो कि खतरनाक बोली गई है बच्चों के लिए, और लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा इसका सेवन चल रहा है, बच्चे काफी मात्रा में खाते हैं सुबह शाम दोपहर, ये देखा इंडिया गया है में सर। मैं नाउ एनीथिंग एल्स आप यू हैव फिनिश्ड ओवर। यस सर। देखिए, ये आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की है। नेचुरली मैंने आपको शुरू में बताया था कि ज़्यादा चीनी खाने से डायबिटीज़ नहीं होता है, लेकिन जंक फूड जो है, इट्स ए पॉइजन। वो अगर कोई भी बच्चा जंक फूड का सेवन ज़्यादा कर रहा है, तो इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में भी बच्चों के बीच मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मोटापा जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि इंसुलिन तो बॉडी में प्रोड्यूस होता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, वॉइस आ रही है आपके। हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस का ये मतलब होता है कि आ, आपको ये तो है, क्या कहा जाता है, बॉडी में इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को माने उसका वो इंटर नहीं कर पा रहे हैं। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है। बॉडी वेट जो क्या बोला है, बीएमआई इंडेक्स आई थिंक कि सब लोग जानते हैं। हाइट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय, सॉरी, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स अगर किसी का बॉडी वेट 100 kg है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, और उनकी हाइट जो है अगर 1.5 मीटर है, तो 100 डिवाइडेड बाय 1.5 गुना 1.5, दैट इज हिज बॉडी मास इंडेक्स। तो अगर 26 से ऊपर बॉडी मास, 27 से ऊपर बॉडी मास इंडेक्स है, वो धीरे धीरे ओबेसिटी की ओर बढ़ रहा है। ओबेसिटी एक बॉडी मास इंडेक्स बढ़ने पे डायबिटीज का चांस 10% बढ़ सकता है। आपका बॉडी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, पेनक्रियाज आपका नॉर्मल रहेगा, लेकिन आपके सेल में इंसुलिन जो है इंटर नहीं कर पाएगा। तो नेचुरली जो है इंसुलिन में ज़्यादा होने से, सॉरी, कम होने से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ जाएगा, तो डायबिटिक हो जाएंगे आप। उसमें किडनियां कैसे खराब होती हैं बॉडी में, जैसे ही शुगर बढ़ेगा बॉडी उसको निकालने का प्रयास करेगी। तो निकालने का हमारे पास क्या बात, पेशाब के थ्रू निकालना। उसके चलते होता है कि किडनियों को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है। क्या है कि किडनी जो है जब प्राइमरी यूरिन बनता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती और चाहती हैं कि बॉडी से निकाल दें। तो किडनियों को ज़्यादा काम करना पड़ता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा काम करेगी तो वो धीरे धीरे खराब होने लगेगी। प्लस आपका पेशाब ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन आपको पानी आप उतना नहीं पी पा रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन होगा। इसीलिए आदमी का, डायबिटिक में पेशेंट का देखिएगा कि वो जल्दी जल्दी उनका मुंह सूखता है, जल्दी जल्दी वो बाथरूम जाते हैं। तो इस चीज को रोकना है हमें। किडनी जो है वो क्या बोला जाए, ट्रांसप्लांट कराना में भी अपने आप में, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसे लोग उस चीज के बाद भी सरवाइव नहीं कर सके, तो आम आदमी की क्या हैसियत है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके बाद भी आदमी को लगभग 20 से 25 हजार रुपए की दवाइयां महीने में करनी पड़ती हैं। डायबिटीज बहुत ही खराब चीज है, अगर कंट्रोल ना किया जाए तो इट्स विल ट्यून योर बॉडी। ओके सर। अवेयरनेस की कमी है भारत में। यस सर। थैंक यू सो मच सर। और हमारे हेल्थ पार्टनर जो भी हैं सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके एक एक। एनीबॉडी? किसी को कुछ पूछना है? जी जी सर। यस सर, जैसे पूछे। कि बोलिए। मेरी एज सर जो है 32 है सर, और मुझे जो है डायबिटीज ठीक है।
आ गई अभी कुछ समय से, 1 महीने के अंदर से ही मालूम पड़ी है सर। जैसा कि कितना मैं है अभी ब्लड देख शुगर? पा रहा हूँ, कुछ समय से पैरामीटर चेक कर रहे हैं उसके, तो उसमें कभी जो है पता लगती है कि बहुत हाई है, कभी जो है कम आ जाती है। कितना है? कभी बहुत हाई को एक सिनोनिम वर्ड है, आप एग्जैक्ट फिगर बताइए। तो हाई का मतलब जो है 300 पार हो जाती है। अच्छा, क्या मेडिसिन लेते हैं? जी। कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं? मेडिसिन तो अभी कोई सी चालू ना करिए, खाली जो है वैसे ही खाना खाने के बाद जो हो जाती है। कल की 156 थी, कोई दवा एच नहीं बी ए वन खाई एस थी। एच बी ए वन एस टेस्ट करा है? HbA1c कराई नहीं है सर अभी। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ब्लड शुगर जो है, वजन कितना है, बॉडी वेट कितना है? बॉडी वेट 80 हो है सर। 80। एंड हाइट? हाइट है 162, 20 kg ओबेसिटी में है। ओबेसिटी। देखिए, ब्लड शुगर जो है अपने आप में इसके आधार पर कोई मेडिसिन नहीं की जा सकती है। आप मुझे HbA1c, किडनी फंक्शन टेस्ट, और नशा भी कुछ करते हैं? जहाँ नशा कोई नहीं। पहले तो देखिए, आप एक लाइफ लाइन लीजिए, आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, और मतलब हेल्दी फूड हैबिट्स लीजिए। फैमिली हिस्ट्री भी है डायबिटीज की? फैमिली हिस्ट्री तो कोई नहीं है अभी तक, कोई फैमिली हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है पेशेंट कोई भी। ओके, ओके। आप HbA1c, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड लिपिड प्रोफाइल, ये 3 टेस्ट करा करके मेरे से मिलिए, फिर मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा। अगर 356 है तो मेरे हिसाब से, 2 मिनट बैठिए, 356 है तो मेरे हिसाब से आपको मेडिसिन लेना चाहिए। 356 यू आर नहीं है, ये डायबिटिक। 156 थी। कल कल की जो टेस्ट करे थे 156 था। ओके, और एक बार आपने कहा ना कि बहुत हाई होकर 356 चला गया था। बहुत हाई, जैसे कि कुछ मीठा अगर खा लेंगे तो जो है हाई में पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि आपका, जैसे देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी मैंने शायद एक लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि बॉडी अगर नॉर्मल है, तो नॉर्मल की बात करें हम लोग, आप आधा किलो चीनी भी खा लोगे ना, तो 1 घंटे के अंदर बॉडी आपका जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर शुगर का फूड लेने के बाद आपका शुगर बढ़ जा रहा है, दैट मीन्स आपका बॉडी में इंसुलिन सेक्रेशन उतना सही से नहीं हो रहा है, यानी यू आर प्री डायबिटिक और डायबिटिक। अब ये चीज हम आपका HbA1c अगर हम आपका चेक कराते हैं, अगर 7.5 से ऊपर है तो हम आपको मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, नहीं तो अभी हम लाइफ स्टाइल चेंजेस करने के बारे में बोलेंगे और बॉडी वेट कंट्रोल करने के बारे में बोलेंगे। सर वेट कैसे तब तक कंट्रोल किया जा सकता है? वेट कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? 20 किलो कार्बोहाइड्रेट और वजन फैट जो की, है ज्यादा एक्स्ट्रा है, वो लॉस करना है मुझे। जैसे बढ़ाया है उसके अपोजिट कीजिए, लॉस हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट फैट को निकालिए, मीठा चीज निकालिए, कार्बोहाइड्रेट माने जैसे चावल आलू ये सब बंद कीजिए। मॉर्निंग वॉक कीजिए, ऐसे मॉर्निंग वॉक कीजिए जैसे कि अगले मोड़ पे मेरी ट्रेन छूट रही है, धीरे धीरे नहीं, पसीना बॉडी से निकलना चाहिए। एक्सरसाइज कीजिए, रस्सी कूदिए, अगर तैरना जानते हैं तो तैरिए, दौड़िए ही ना। तैरना क्या होता है, बहुत बड़ी चीज होगी। आप ठीक है दौड़िए ही सर। ना। 5,000 कदम से शुरू कीजिए और उसको बढ़ा बढ़ा कर 12,000 कदम तक ले जाइए। ठीक। 20 किलो आप खुद समझ रहे हैं कि बॉडी वेट आपका ज्यादा है, तो उसको कम तो करना कैसे किया जाता है, तो सबको ही जानता है बॉडी कैसे कम किया जाता है बॉडी वेट। भूख से एक रोटी कम खाइए, कुछ कुछ देर पे कुछ खाते रहिए, एक बार में ठूस के मत खाइए, और किसी टाइम का खाना स्किप मत कीजिए। ठीक है यस सर, सर। धन्यवाद। एनीबडी? सर एनीबडी मेरा एल्स? क्वेश्चन है एक। प्लीज। सर जैसे जैसे सर अभी करीब 2025 के स्टार्टिंग में सर, मार्च में, मेरा खुद का शुगर जो है सर ज़्यादा था, और मैंने फास्टिंग जो उस पे जो शुरू में जो करते हैं खाली पेट, तो वो सर जो है जैसे करीब 135 के अराउंड था, और खाने के बाद सर 200 से ऊपर था। बट लेकिन सर लाइफ स्टाइल चेंज किया, इवन डॉक्टर ने कहा भी कि आप मेडिसिन शुरू कर दो। बट लेकिन सर लाइफ स्टाइल चेंज किया, वॉकिंग और वेट पे भी थोड़ा बहुत ध्यान, अभी भी वेट जबकि मतलब नहीं है सही। और अभी सर एक एक रिसेंटली सर, अभी करीब 2 महीने पहले एक टेस्ट कराए थे, उसमें सर फास्टिंग जो है मतलब एकदम 100 पे था, एकदम एग्जैक्ट 100 पे था। और सर जो खाने के बाद सर जो होता है वो 133 ही था। तो यू आर ये नॉट क्या रीजन हो डायबिटिक, सकता है सर? यू आर प्री डायबिटिक। मैंने पहले ही बोला, प्री डायबिटिक। अभी तक आपको HbA1c नहीं कराया?
हाँ, HbA1c भी कई बार कराया सर। तो जैसे जब 2025 के स्टार्टिंग में जब कराया था, तो उस समय सर HbA1c जो है डायबिटिक में आ गया था, मतलब एग्जैक्ट 6.6 के अराउंड था। और दोबारा अभी लास्ट टाइम जब कराया था तो सर 6.4 था, वो प्री डायबिटिक में शो किया था। प्री डायबिटिक में अभी आप डायबिटिक नहीं है, तो प्री डायबिटिक में है कि अगर आप यहाँ से आप स्टेशन के बाहर खड़े हैं, आप ट्रेन पकड़ के दिल्ली भी जा सकते हैं, घर भी लौट सकते हैं, अभी आप ट्रेन में नहीं बैठे हैं। बट सर जो तो एक इसको एक डिले, जो प्रॉब्लम वाली स्टडी आई थी सर, वो ये कि जब फास्टिंग सर एग्जैक्ट 100 आया है, और जो है सर उसके बाद पीपी जो था वो 133 आया था। ये कैसे सर मतलब हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? खाना खाने के बाद 133 है, 126 से नीचे है, 126 इज द बॉर्डर लाइन, उससे नीचे है यू आर येट नॉट डायबिटिक। HbA1c भी आप 6.4 फोर बता रहे हैं। फोर हाँ, हाँ 6.4। नहीं, आप अभी आप अपना फिजिकल वर्क शुरू कीजिए, कोई टाइम का भोजन स्किप मत कीजिए, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट फैट को हटाइए, थोड़ा शुगर कम कीजिए, एंड फिजिकल वर्क शुरू कीजिए। आप, हो सकता है कि इस डायबिटिक, प्री डायबिटिक को डायबिटिक होने में अभी आपका एज कितनी हुई है? सर मेरी 34 है जी। हो सकता है कि अभी आप इसको अगर इस ढंग से करें तो 10-15 सालों तक टाल सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री भी है डायबिटीज की? सर फैमिली हिस्ट्री में सर लास्ट 2 साल पहले सर 23 में सर फादर को हुआ है, 65 की एज में। तो फिर वो उतना तो हो ही जाता है। तो इस चीज को आप टाल सकते हैं, जितना दिन तक टाल सकते हैं इस ढंग से कीजिए, हो सकता है कि सर आपको मतलब मैं मेडिसिन अभी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना सर, मैं लेना नहीं चाहता आई हूँ। आई थिंक नो। ठीक है सर, थैंक यू सर। आपके जो डाटा है, रेगुलर चेकअप में हर 6 महीने के बाद HbA1c कराइए, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, एक बार आंख जरूर दिखला लीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल। राइट सर, नहीं बाकी सर फुल बॉडी चेक किया था, सब कुछ सही है। थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल में दिक्कत है सर। कितना है? सर कोलेस्ट्रॉल सर ज्यादा था सर, वो करीब 80 पॉइंट ज्यादा था जो रहता है। 16 और ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लाइसराइड? सर 311 311 था सर ट्राइग्लिसराइड, उसका एक पर्टिकुलर वो। ओवरऑल सर मेडिसिन याद नहीं है मेडिसिन एग्जैक्ट। नहीं नहीं, कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको मेरे हिसाब से एट्रोवास्टाटिन और फेनोफाइब्रेट, एटकॉल एफ, नॉनवेज बंद कीजिए, घी बटर बंद कीजिए, सर वेजिटेरियन है सर। घी तेल बंद कीजिए, एंड जी फिजिकल वर्क। राइट सर, थैंक यू सर। ओके सर, एनीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगर गुड नहीं आफ्टरनून तो सर। मुझे फ्री कीजिए, जी जी, थोड़ा गुड सा आफ्टरनून पेशेंट देखना है। सर। गुड एक छोटा आफ्टरनून। जी सर। अच्छा सर, स्ट्राइड की वजह से जो हो जाता है डायबिटीज। यस, यस, हाँ। यस। तो इसको अननेसेसरी यूज ऑफ एस्टेरॉयड लाइक बेटनेसोल, डेक्सोना, ये सब जी की जी। अननेसेसरी यूज करने पे, ये गांव देहात में इंडिया में स्टेरॉइड्स को भूंजे की तरह फांका जाता है, एंटीबायोटिक्स के बहुत साथ, बहुत। पेन किलर जी। के साथ। क्योंकि बेटनेसोल, डेक्सोना, इसके बिना प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं बनता है। बेटनेसोल, डेक्सोना, अगर स्टेरॉइड देने हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये सब दवाइयों के चलते होता है कि इंसुलिन जो है बॉडी में इंटर ही नहीं कर पाता है सेल में। नेचुरली डायबिटीज, डायबिटिक पेशेंट को तो स्टेरॉइड देने में नहीं देना चाहिए, अगर बहुत है तो 3 दिन के लिए दीजिए, उसके बाद टेपर करना शुरू कर दीजिए। अगर सिंपल आपको लिखना है तो बेटनेसोल, डेक्सोना की जगह आप लोग डेफजला कॉर्ड को यूज कीजिए, उसका है इफेक्ट लेकिन मिनिमम इफेक्ट है। जी स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। और हर बात में स्टेरॉइड, इन्फेक्शन भी है अभी, एक्यूट इन्फेक्शन है पेशेंट को, उसके साथ इंजेक्शन के साथ, हेलो मेरी आवाज आ रही जी है? यस जी सर। जी सर। एक्यूट इन्फेक्शन है और स्टेरॉइड भी दे रहे हैं। एक्यूट इन्फेक्शन में स्टेरॉइड दीजिएगा, बुखार में दीजिएगा, क्या मतलब है स्टेरॉइड देने का? हमको समझ में नहीं आता है। बेटनेसोल, डेक्सोना, एक्यूट इन्फेक्शन में स्टेरॉइड देने पर इन्फेक्शन और बढ़ जाता है, वो बॉडी की इम्यूनिटी को कमजोर करता है। स्टेरॉइड कैसे दिया जाता है? जैसे किसी को 5 दिन तक हम एंटीबायोटिक चला दिए, अब वो उसके बाद भी उसको हल्का हल्का, अब जैसे अब एंटीबायोटिक खत्म हो गया, अब वो होता है कि हल्का फुल्का उसको फीवर आ रहा है, कोर्स हमने दे दिया है, तो 3 दिन 4 दिन स्टेरॉइड दे दिए। दर्द का भी इंजेक्शन है, उसमें डाइक्लोफेनेक, डेक्सोना, एविल, डेक्सोना, यहाँ तक कि बिच्छू काटा हुआ केस, जिसमें नेचुरली है कि हाइपरटेंशन से होता है, तो बिच्छू काटा हुआ है, पहला काम लोग करते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स का भी देखे हैं मैं प्रिस्क्रिप्शन, एविल और डेक्सोना। क्या मतलब है डेक्सोना, डेक्सोना, डेक्सोना? तो इतना बुरी तरह से फांका जाता है इंडिया में कि लगता है कि अमृत है। जी एस्टेरॉइड जी भी एक जी। बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज पेशेंट की संख्या बढ़ने का। हम्म।
तो सर अननेसेसरी स्टेरॉइड को कभी नहीं यूज करना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन। स्ट्राइड ओमना कार्टिल ओमना कॉर्टिल, टेक्सामेथासोन और बेटामेथासोन तीनों जो है जी वो अननेसेसरी यूज नहीं करना है। डायबिटिक पेशेंट को नहीं यूज करना है। बहुत जरूरी है तो उसको बता देना है कि हम 3 दिन के लिए दे रहे हैं, 3 दिन के बाद उसको डोज टेपर कीजिए। जी सर डेफ्लेजाकोट 3 दिन से ज्यादा नहीं। डेफजेलाकॉट थोड़ा सा डायबिटिक पेशेंट में थोड़ा ज्यादा माने गुड चॉइस होगा। Should be avoided, but if steroid is needed, then Defgelacort should be prescribed. सर हाउ टू यूज ऑफ डेफ्लेजाकोट mg पर पेशेंट? देखिए स्टैंडर्ड डोज तो उसका होता है 0.5 to 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, लेकिन उतना डोज पे दीजिएगा तो फिर आपको टेपर करने में 21 से 20 दिन मतलब वीकली आप टेपर करिएगा तो फिर वो होगा। आप उसको 0.1 to 0.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से दीजिए। 6 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, हल्का फुल्का है तो 12 मिलीग्राम दीजिए। अगर पेशेंट थोड़ा ओबेज है, जैसे अभी आप बोल रही थी 80-90 किलो का है, तो 8 आवरली भी कर सकते हैं। सर 0 to 5 ईयर चाइल्ड निमोनिया, सिम्टम ऑफ निमोनिया, तो उसमें निमोनिया कितना में आप यूज? डेफजेलाकॉट क्यों क्यों देना चाहते हैं? निमोनिया एक अगर नहीं नहीं निमोनिया एक इन्फेक्शन है। अभी निमोनिया का इन्फेक्शन चल रहा है, हाँ आप सर। एंटीबायोटिक पेशेंट को दे रहे हैं, साथ में आप उसको स्टेरॉइड दीजिएगा तो स्टेरॉइड का सबसे पहला है साइड इफेक्ट की बॉडी के इम्यूनिटी को कमजोर करता है। हाँ जी। तो अभी अब जब एक्यूट फिर से बोल रहा हूँ कि एक्यूट इन्फेक्शन है अभी, तो हम साथ में एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं एक्यूट इन्फेक्शन को कम करने के लिए और साथ में स्टेरॉइड भी दे रहे हैं। ये पूरी तरह से अनइथिकल प्रैक्टिस है। एक बार जब मेरा इन्फेक्शन खत्म हो गया, उसके बाद भी हमको महसूस हो रहा है कि पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रही है, यानी कि हम डायग्नोसिस बना रहे हैं कि ब्रोंकी सब में कुछ अभी इन्फ्लामेशन रह गया है। स्टेरॉइड का क्या यूज है? सूजन को कम ही करना ना यहाँ हाँ पर जी। इस स्थिति में। अभी हमारा एक्यूट इन्फेक्शन है, निमोनिया में इन्फेक्शन को हमको कम करना है, हम क्यों उसको डेक्सोना देना चाहेंगे? डेक्सोना देकर के हम क्या करेंगे? उसका तो और इम्यूनिटी ही तो खराब करेंगे। सही सर। एंटीबायोटिक के साथ तो एक्यूट इन्फेक्शन में स्टेरॉइड देना क्राइम है एक ढंग का। बाकी सर प्रॉपरली डेफ्लेजाकोट कौन कौन डिजीज में मतलब एक्यूरेटी मतलब बढ़िया यो? देखिए स्टेरॉइड का तो बहुत फंक्शन है, स्टेरॉइड का तो बहुत फंक्शन है। नहीं सर, एक्यूट स्वेलिंग में भी है। डेफ्लेजाकोट टेबलेट 6 mg। ये तो हाँ तो स्टेरॉइड में ही आ जाता है ना। शॉर्टनेस ऑफ हाँ जी। एक इन्फेक्शन नहीं, ये मान लीजिए कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दैट ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई और इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद आपको और आ जा रहा है कि हमें मान लीजिए कि क्रॉनिक अस्थमा। अच्छा। क्रॉनिक अस्थमा, क्रॉनिक अस्थमा क्या है? लंग्स में अल्वेलियो का इन्फ्लामेशन हो जाता है। एलर्जिकल केस, किसी भी ढंग की एलर्जी, किसी भी ढंग की एलर्जी उसमें यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद इन्फ्लामेशन, अच्छा। ठीक है, कहीं तो पे सर ये सूजन आ इसमें सर गई है। निमोनिया में सिफेक्सिम या एमोक्सिक्लेव, सिपोडेक्सिम? देखिए निमोनिया एक फेक वर्ड है। निमोनिया वायरल भी होता है, निमोनिया बैक्टीरियल भी होता है, निमोनिया फंगल भी होता है। एक निमोनिया होता है कि लंग्स में चोट लग गई। निमोनिया क्या है? लंग्स के एल्वियोली में किसी भी कारण से सूजन आ रही है, दैट इज निमोनिया। अब यस। वायरल है तो उसमें कौन ये तो डिपेंड करता है, वायरल है तो क्या चलेगा। वैसे ड्रग ऑफ चॉइस जनरली अगर आप एक एंटीबायोटिक देना चाहते हैं तो निमोनिया अगर है तो इंजेक्टेबल में आइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम लोग दे दें, एमॉक्सिक्लेवेनिक एसिड यूज करें, मतलब ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आएंगे, हाँ एरोबिक जी। और एनारोबिक दोनों पे हम ये करना चाहेंगे, कवर करना चाहेंगे, तो एमॉक्सिसिलिन क्लेवेनिक एसिड ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा सर एक बच्चा है उस 5 ईयर ओल्ड, उसको सर खांसी और कोल्ड हो रहा है।
कॉज सर एंड हम लोग अपना क्वेश्चन जो है डायबिटीज पे ही सीमित रखें यस सर। तो अच्छा होगा, क्योंकि अब मुझे आधा घंटा बोला गया था, लगभग 1 घंटा हो रहा है। जी और जी, अब आफ्टर डायबिटीज पे वेबिनार सीमित सर, रहिए। आफ्टर वेबिनार आप ही ये पेशेंट रेफर कर सकते हैं डॉक्टर नवनीत सर को। सर मैं 1 मिनट लूंगा सर। यस अ, सर, पूछिए सर। जो स्ट्राइड पे मैं क्वेश्चन उठाया था, तो जी जी। स्ट्राइड के वजह से मुझे भी डायबिटिक बीच में हो गया था। तो अभी भी प्री डायबिटिक चलता रहता है, कभी कभी बढ़ जाता है, कभी घटता रहता है। तो इससे हम इसलिए पूछ रहे थे कि रिकवर हो सकता है सर, तो क्या क्या जांच इसमें करवाएं, तो आपसे रिकवर फिर होने का संपर्क करें। चांसेस है। हाँ। प्री डायबिटिक मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप स्टेशन के बाहर खड़े हैं, आप घर लौट भी सकते हैं और ट्रेन पकड़ के घर भी जा सकते हैं। हम्म। तो कुछ एस्टोराइड का जांच नेसेसरी यूज, कशिंग सर। सिंड्रोम, प्री डायबिटिक होना, ये सब एस्टोराइड का साइड इफेक्ट है। तो मेरे लिए क्या क्या कंपलसरी जांच है सर? मैं जांच करवा के फिर आपसे कंसल्ट कर रहा हूँ सर। HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c। रूटीन यूरिन, एक बार आंख के डॉक्टर से आंख दिखला लीजिए। आँख का कुछ इशू आ गया सर, वो चश्मा लगाना पड़ रहा है, कंपलसरी हो गया है। हाँ ठीक है, तो सर भी आंख मेरा एक दिखला लीजिए। सवाल है। अगर संभव हो तो ECG भी करवा लीजिए। ठीक सर, ठीक। डॉक्टर अंकित वर्मा, आप पूछिए क्वेश्चन। ठीक सर, मैं आपसे बात सर मेरा एक सवाल है, जैसे डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको नीम, करेला, जामुन, गुठली चूर्ण वगैरह ये आयुर्वेदिक होती है, इनसे क्या कंट्रोल हो सकती है? क्या रोल है इनका, ये थोड़ा बताइए। हेलो। 1 सेकेंड सर, का नेटवर्क थोड़ा डाउन है, 1 सेकेंड। सर वॉइस आ रही है सर आपको? हेलो। 1 सेकेंड सर, नेटवर्क डाउन है सर का ना, 1 मिनट रुकिए। आई थिंक सर का नेटवर्क एरर हो रहा है, नंबर स्विच ऑफ हो गया है सर का ना। 1 सेकेंड। तो आज का वेबिनार हम यहीं समाप्त करते हैं। बैटरी शायद डाउन हो गई है सर की ना, नंबर स्विच ऑफ हो गया है। ओके सर, ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच ऑल रेस्पेक्टेड हेल्थ पार्टनर्स, आपने अपना कीमती समय दिया है। धन्यवाद सर।